एक केंद्रीकृत प्रशासन सिस्टम लागू किया गया और अपने स्थान पर उसे लागू किया गया तथा अपने नागरिकों के लिए समान कानून लागू भी किया गया बनाकर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आंतरिक जो कस्टम ड्यूटीज़ जो कर टैक्स लगाए जाते थे उसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर एक अलग नापतोल की एक स्पेशल एक समान व्यवस्था लागू की गई। और यहाँ पर अन्य क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं जहाँ पर बोली जाती थी, रीजनल डायलेक्ट्स, जिसको ख़त्म किया गया या हतोत्साहित किया गया। और यहाँ पर एक फ्रेंच भाषा को लागू किया गया और यहाँ पर क्या है, वही भाषा फ्रेंच को रिटन लिखा जाने लग गया और बोला जाने लग गया पेरिस में। और इस राष्ट्र की क्या है, यह एक कॉमन भाषा या राष्ट्र भाषा या साझा भाषा बना दी गई। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। उसके बाद देखते हैं क्रांतिकारियों ने आगे चलकर यह घोषणा कर दी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि पूरे यूरोप में एक निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ठीक है, क्रांतिकारियों ने यह डिक्लेयर घोषणा कर दी कि उनका यही लक्ष्य रहा कि अब यह फ्रांस का भाग्य होगा कि वहाँ के नागरिकों के लिए जो फ्रांस राष्ट्र के लिए और यहाँ के एजुकेटेड जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है, एक अलग से जो निरंकुश शासक है उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, मुक्त करवाया जाए। उसके बाद देखते हैं दूसरे शब्दों में बोले तो फ्रांस यूरोप के अन्य क्षेत्रों या अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद भी करेगा। या दूसरे शब्दों में देखें तो यहाँ पर क्या है, फ्रांस के लोग हैं तो पूरे यूरोप को एक संगठित करने में या राष्ट्र बनाने में हेल्प या मदद करेगा। आगे देखते हैं, जब यह समाचार या ये घटना फ्रांस के अन्य शहर या कस्बों में यूरोप के अन्य राष्ट्रों में पहुंचने लगी या शहरों में पहुंचने लगी तो यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी लोग हैं, दूसरे मेंबर्स एजुकेटेड शिक्षित वर्ग हैं जो मिडिल क्लास के, वो सारे क्या है इसमें जुड़ते चले गए और अपना क्या है जैकोबिन क्लब क्या है उसकी स्थापना करने लगे और जैकोबिन क्लब में हिस्सा लेने लग गए। ठीक है, बढ़ चढ़कर। उसके बाद यह अलग क्लब बनाए गए, एक पार्टी या संस्था है जैकोबिन क्लब। ठीक है, उसमें मिडिल क्लास के लोग क्या बढ़ चढ़ के भाग लेने लग गए। अब उसके बाद उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। यानी उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ और कैंपेन अभियान थे उनके लिए क्या है, फ्रेंच आर्मी के लिए उन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया जो कि वहाँ से जानी थी, प्रवेश करनी थी। कहाँ कहाँ? ये एक हॉलैंड थी, फिर देखते हैं बेल्जियम थी, स्विट्ज़रलैंड थी और इटली, जो कि 1790 के दशक में। ठीक है, फिर देखते हैं इसके साथ ही क्रांतिकारियों ने युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब फ्रांसीसी सेनाएं थी वो क्या है, इन विचारों को, इन क्रांतियों के साथ, युद्ध के साथ ही क्या है, जो फ्रेंच आर्मी क्या है अपने जो राष्ट्रवादी विचार है पूरे देश में फैलाने लग गई, यानी पूरे यूरोप में। ठीक है, जहाँ जहाँ से फ्रेंच आर्मी गुजरती वो अपने साथ क्या है राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर जाती और उसका प्रचार प्रसार करती। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर वो नया चलेगा, एक हिटलर का इसका नेपोलियन का आएगा पार्ट। ठीक है, नेपोलियन देखते हैं क्या कहता है। क्योंकि अब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर राजतंत्र खत्म हो गया, तो अब नेपोलियन के पास बहुत अच्छा अवसर था कि वह अपने फ्रांस में जाकर वह एक राजसत्ता या अपना एक शासन व्यवस्था प्रणाली सेटअप करे। तो इसी का फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, यानी कि कहने मतलब नेपोलियन का अधिकार
99 में ईस्वी में आता है, 1798-99 में बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस में कब्जा हो जाता है नेपोलियन का। उसके बाद नेपोलियन ने के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ पर उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की थी, जिससे फ्रांस में क्या है वो पहले से ही आरंभ हो चुकी थी, जो कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस, जो पहले से ही। और रिफॉर्म होता है सुधार। नेपोलियन के जितने अंडर में क्षेत्र आते थे उसने क्या वहाँ पर सुधार स्टार्ट कर दिया, और ये सुधार क्या है वो पहले से ही किए जा चुके थे फ्रांस में। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर, फ्रांस में नेपोलियन ने राजतंत्र वापस लाया। ठीक है, राजतंत्र लेकर आए तो नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी को क्या है खत्म कर दिया था, क्योंकि अब सत्ता किसकी आ गई वापस, नेपोलियन की आ गई। नेपोलियन चाहता तो वही होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। मगर प्रशासनिक क्षेत्रों में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। लेकिन देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक को नष्ट कर दिया, और यहाँ पर प्रशासनिक जो क्षेत्र था उसको क्या है इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनिक क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या है सिद्धांतों से समावेश किया, तथा ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ठीक है, सुचारू रूप से उसके अंडर में आ सके या कंट्रोल कर सके पूरे क्षेत्र को, इसलिए उसने नेपोलियन ने ऐसा किया। उसके बाद देखते हैं नेपोलियन ने क्या है अपना एक कोड सेटअप किया 1804। इसके अंतर्गत उसने क्या है नेपोलियन का कोड भी कहते हैं इसको। उसने सारे जो जन्मसिद्ध अधिकार थे, जो प्रिविलेज थे, जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म बर्थ, ठीक है, राइट टू बर्थ, तो वो क्या है ख़त्म कर दिया। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ वो सेटअप किया, कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार रखा जाए, कानून के समक्ष समानता, और राइट टू प्रॉपर्टी ये भी लागू कर दिया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित बनाया गया नेपोलियन के द्वारा। उसके बाद देखते हैं ये है डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों का प्रशासनिक जो सेवाएं थी या सत्ता था उसका विभाजन किया और इसको सरल बना दिया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, फेडरल सिस्टम को। ठीक है, फेडरल सिस्टम को क्या है खत्म कर दिया। उसके बाद देखते हैं किसानों को भूदासत्व, सफरडम होता है भूदासत्व या गुलामी से आज़ाद किया गया, और मेनोरियल ड्यूज था जो जागीरदार कर थे उनसे भी उनको राहत दिलाई, उनको भी ख़त्म किया। अब किसानों, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने क्या है नई एंजॉय ऑफ न्यू फाउंड फ्रीडम को क्या है नई आज़ादी को उन्होंने भी आनंद लिया। ठीक है, बिजनेसमैन जितने भी लोग थे और स्मॉल उद्योग धंधे वाले थे, जो उत्पादक वाले क्षेत्र वाले यानी कहने मतलब जितने भी उद्योगपति थे, स्मॉल उद्योग उत्पादन करने वाले या उत्पादक, कहना मतलब है उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक जो यानी छोटे कारीगर हैं। ठीक है, यह समझने लग गए कि अब तो एक समान कानून आ गया। ठीक है, और नाप तोल का स्टैंडर्ड भी एक समान हो गया है, और एक नई करेंसी सेटअप हो गई जो कि अलग अलग नहीं, अब राष्ट्र की एक करेंसी हो गई, एक भाषा हो गई। ठीक है, और एक ही कानून हो गया। तो उन्होंने ये सोचा कि अब वस्तुओं और पूंजियों का आवागमन है या आना जाना है वो अब क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से कर सकेंगे अब। ठीक है, बेच सकेंगे, नाप तोल कर सकेंगे, पूंजी का आवागमन आसानी से हो सकेगा। उन्होंने ये सोचकर इसको हासिल कर लिया, या फिर ऐसा समझने लग गए और इसके अकॉर्डिंग क्या है व्यापार करने लगे। उसके बाद देखते हैं लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। यानी जितने भी नेपोलियन के द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे वहाँ पर जितने भी लोग थे रहने वाले, उन्होंने जो उनकी गतिविधियां थी
वो क्या थी, मिक्स थी, यानी एक समान थी। ठीक है। उसके बाद शुरुआत में देखें अनेक स्थानों पर हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और साथ साथ में कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह उनका स्वागत किया जा रहा था। ठीक है, उनका क्या किया जा रहा था, वेलकम किया जा रहा था स्वतंत्रता के साथ। ठीक है, क्योंकि नई विचारधारा आ रही थी और लोगों के साथ ये समाचार लेके आ रहे थे कि नेपोलियन का कोड है, आचार संहिता है, ठीक है, उनमें क्या क्या लोगों को मिलने जा रहा है, तो वो लोग बहुत खुश हो रहे थे इससे। उसके बाद देखें, लेकिन यह उत्साह था जल्दी इस शिखर क्या है, दुश्मनी में बदल गया। किस में बदल गया, हॉस्टिलिटी में। ठीक है, दुश्मनी में लोगों ने रोष पैदा हो गया, गुस्सा होने लग गए। क्यों, जब यह साफ होने लग गया कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, कि नई जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो राजनीतिक रूप से क्या है, उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। जो स्वतंत्रता थी, लोग कुछ और ही समझ रहे थे और वो कुछ और ही थी। ठीक है, इसकी बजाय बढ़े हुए कर, सेंसरशिप लागू होना, और तीसरी थी सेना में नौजवानों को जबरदस्ती जबरन भर्ती करना। ये नेपोलियन की क्या है, बड़ी भूल थी। ठीक है,